जानते हैं, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारा जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा एरिया है, पूरा सब्जेक्ट मैटर है, वहाँ पे हमारे 3 इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं जिनको हम फाइनेंशियल डिसीजंस कहते हैं। तो ये कितने हैं हमारे? ये 3 इम्पोर्टेंट डिसीजन जो हमारे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया कवर करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला आता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, और एट लास्ट जो थर्ड इम्पोर्टेंट डिसीजन आता है हमारा, वो आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। सो डिविडेंड डिसीजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। ये डिविडेंड डिसीजन बच्चों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे पहला आपको पता है कि हम बिना मैनेजमेंट, हमको जब कंपनी का हम मैनेजमेंट देख रहे हैं तो हमको हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो वहाँ पे हमको सबसे पहला जो डिसीजन लेना होता है उसके लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो पहला डिसीजन लेना होता है वो हमें लेना होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि हमने अपने जो भी हमारे पास मार्केट में उस समय अवेलेबल प्रपोजल्स हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। हमने फर्स्ट डिसीजन ले लिया, सपोज हमको A, B, C में से B में हमको इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है हमारी 10 लाख। तो अब दूसरा क्वेश्चन, बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, अब हमारे सामने दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये 10 लाख रुपीज जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की, वो हम कहाँ से लेके आएंगे। ये जो अरेंज करेंगे हम ये फंड 10 लाख रुपीज का, वो हम कैसे अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ फंड मतलब, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आप जानते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेज द फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फंड्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो यहाँ पे अब हमको अपने फंड्स को बी में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 10 लाख। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि हम कौन कौन से सोर्सेज से ये इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सोर्सेज में हमारे पास आता है इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड या और कोई बोरो कैपिटल, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और हमारे पास अपने खुद के रिजर्व जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, अब ये 10 लाख को हम सपोज है 5 लाख रुपीज के हम इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे, 250 के हम जो है अपने डिवेंचर्स इश्यू करेंगे। उसके बाद 1 लाख रुपीज का हमने लिया लोन और 150,000 की हमारे पास है रिटेन अर्निंग्स, और 1 लाख के हमने लिए हैं प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू। ये हमारे पास सोर्सेज हैं और ये हमने देख लिया कि 10 लाख रुपीज हमको कहाँ से कैसे अरेंज करना है। तो ये दूसरा आया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब एट लास्ट, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है अपने जो फर्म है, अपनी फर्म को की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, फर्म के कंपनी के शेयर्स को मैक्सिमाइज करना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन आता है वो है कि अब हमारा जो भी प्रॉफिट है एट लास्ट, वो हमें क्या करना है, अपने शेयर होल्डर्स, जो कि हम कंपनी की बात करें तो कंपनी शेयर होल्डर्स जो है ओनर्स हैं। तो अगर किसी भी फॉर्म की आप बात करते हैं, इवन प्रोप्राइटरशिप की भी, तो पूरे साल बिजनेस करने के बाद जो एक सोल प्रोप्राइटर है, जो ओनर है उस फर्म का, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमाइज ईयर बाय ईयर जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और अपने बिजनेस को अल्टीमेटली आगे बढ़ाना। ठीक है, तो उसी में अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में क्या है कि जो हमारा ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है, देयर इज अ सेपरेट
यहाँ पर कि किस किस फॉर्म में हम डिविडेंड दे सकते हैं। यूजुअली डिविडेंड हम कैश में पेमेंट करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा हम कैश में ही डिविडेंड पे करें या कैश में डिविडेंड पे करवाएं। तो जरूर हमारे पास कभी सरप्लस फंड होते हैं, कभी सरप्लस फंड नहीं होते हैं, इवन हमको प्रॉफिट भी नहीं होता है, हमको लॉस होता है। तो हमारे सामने ये है कि हम इसको कैसे दें। कभी कभी हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे को प्रॉफिट तो हुआ, बट हमारी लिक्विडिटी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, कैश में पेमेंट करने में की कैपेसिटी में हम नहीं है। तो किस किस तरह से हम अपने डिविडेंड को, किस किस फॉर्म में हम इस डिविडेंड को पे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन जो आता है वो हमारे सामने है, हम दे सकते हैं डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट जिसको हम स्क्रिप्ट डिविडेंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड वारंट्स क्या है, हमारे जो भी हम डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड दे तो रहे हैं हम अपने प्रॉफिट्स में से, लेकिन अब हमारे पास कैश की शॉर्टेज है। तो हमने क्या किया, कुछ प्रॉमिसरी नोट्स या कुछ वारंट्स हमने उनको इशू किए, अपने जो ओनर्स हैं उनको, शेयर होल्डर्स को, वो बाद में उसको कैश करा के अपना डिविडेंड से ले सकते हैं। फिर दूसरा, अब हमारे पास कैश की शॉर्टेज है, हम वारंट भी इशू ही कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कैश की भी शॉर्टेज है, तो हम डिविडेंड कैसे दें। दूसरा अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन हो सकता है बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। हम कंपनी के डिवेंचर्स भी हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनको डिविडेंड के फॉर्म में हम इशू कर सकते हैं। इन डिविडेंड के अगेंस्ट उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो जो डिवेंचर्स है वो हम वापस देंगे। इसके अलावा हम एक प्रॉपर्टी फॉर्म में भी आप दे सकते हैं कि जो हमारी कंपनी को लगता है हमारे पास कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो अभी कुछ टाइम तक हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हम उसको यूज में नहीं ला रहे हैं, कंपनी के लिए अभी उसकी जरूरत कंपनी को नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ डिविडेंड, बाय वे ऑफ द प्रॉपर्टी कंपनी जो है डिविडेंड उसको दे सकती है। और या फिर कंपोजिट डिविडेंड, कुछ प्रॉपर्टी दे दे और कैश, हमने कहा कि कैश है बट शॉर्ट में, ऐसा नहीं है कि कैश बिल्कुल नहीं है, बट कुछ डिविडेंड को दे सकती है, इतनी उसकी कंपनी की कैपेसिटी इतनी नहीं है, अभी लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो पूरा डिविडेंड कैश में दे पाए, तो वो क्या करेगी, कुछ पोर्शन कैश में दे देगी डिविडेंड का और कुछ पोर्शन जो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी हमको लगता है कि अभी कुछ टाइम तक हम यूज नहीं करने वाले हैं, तो वो एक दोनों का मिक्सचर एक डिविडेंड दे सकती है, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट डिविडेंड। ये हमारे हैं फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। इसके बाद एक और डिविडेंड का फॉर्म आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बार बार आप लोगों का अकाउंटिंग में भी वो यूज होता है, आप लोग बार बार पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर्स। स्टॉक डिविडेंड सुना है या फिर बोनस शेयर तो आपने सुना नहीं सुना। बोनस शेयर्स, अब ये बोनस शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर ये होते हैं कि हम इसमें हम कैश में, ठीक है, कैश के अगेंस्ट शेयर्स का इशू नहीं करते और ना ही ये बोनस। कई बार जब हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों से बोनस शेयर पूछते हैं, तो बच्चों का आंसर लिखा होता है कि जो बोनस कंपनी के एम्प्लॉइज को दिया जाता है, और या फिर कंपोजिट डिविडेंड, कुछ प्रॉपर्टी दे दे और कैश, हमने कहा कि कैश है बट शॉर्ट में, ऐसा नहीं है कि कैश बिल्कुल नहीं है, बट कुछ डिविडेंड को दे सकती है, इतनी उसकी कंपनी की कैपेसिटी इतनी नहीं है, अभी लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो पूरा डिविडेंड कैश में दे पाए, तो वो क्या करेगी, कुछ पोर्शन कैश में दे देगी डिविडेंड का और कुछ पोर्शन जो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी हमको लगता है कि अभी कुछ टाइम तक हम यूज नहीं करने वाले हैं, तो वो एक दोनों का मिक्सचर एक डिविडेंड दे सकती है, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट डिविडेंड। ये हमारे हैं फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। इसके बाद एक और डिविडेंड का फॉर्म आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बार बार आप लोगों का अकाउंटिंग में भी वो यूज होता है, आप लोग बार बार पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड या बोनस
नहीं करते। और ना ही ये बोनस, कई बार जब हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों से बोनस शेयर पूछते हैं, तो बच्चों का आंसर लिखा होता है कि जो बोनस कंपनी के एम्प्लॉइज को दिया जाता है शेयर के फॉर्म में, वो बोनस शेयर। ऐसा बिल्कुल ही नहीं। बोनस शेयर का मतलब है कि जो कंपनी अपने प्रॉफिट के एक पार्ट में से, प्रॉफिट हुआ तो ऐसा नहीं है कि सारा वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है और कुछ अपने पास रिटेन करने लग जाती है। मान लीजिए उसको 20 रुपए की अर्निंग हुई, उसने क्या किया, 12 रुपया डिविडेंड दे दिया और 8 रुपया जो है अपने पास रिटेन करके रख दिया। तो ये हर साल उसने 8-8 रुपया, और जरूरी नहीं है कि हर साल उसको 20 रुपए अर्निंग होगी, कभी 25 रुपए होगी, कभी 15 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 30 रुपए भी होगी। तो उसमें से वो जो भी रिटेन अर्निंग बनाए, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये रिटेन अर्निंग होते होते इसकी ये जो है रिजर्व बहुत ज्यादा होता है। तो जब बहुत रिजर्व बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये हम अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स जो है एक्स्ट्रा एडिशनल शेयर्स इशू कर देते हैं। कैश के अगेंस्ट नहीं, बल्कि हम यहाँ पे डिविडेंड भी कैश के अगेंस्ट नहीं देते हैं, बल्कि हम उसको क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, अपने रिजर्व में से। तो जो रिजर्व जो कि हमने प्रॉफिट में से ही बनाए हैं, तो ये जो शेयर्स कहलाते हैं वो हमारे बोनस शेयर, और ये जो शेयर्स के फॉर्म में हम डिविडेंड दे रहे हैं इसी को हम बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड। इसको बोनस शेयर को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। कभी आपसे अगर पूछ दिया जाए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सपोज 4 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट्स में आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में लिखेंगे अबाउट बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स इशू करना ही मतलब क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों, अभी तक हमने ये जो प्रॉफिट में से, ठीक है, जो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का एक पार्ट रिटेन कर करके हमने अपने रिजर्व बनाए, जिसको हम रिटेन अर्निंग भी कह रहे हैं। अब वो रिजर्व में से जो कि प्रॉफिट का पार्ट है, जो कि प्रॉफिट में से क्रिएट किया गया है, उससे ही हमने क्या कर दिया, शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर दिए। तो जब शेयर्स इशू कर दिए तो क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। तो हमने क्या किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट था उसको कैपिटल में कन्वर्ट हो गया वो शेयर इशू होने से। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये तो थे आपके फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। एक कंपनी के पास अगर कंपनी की पोजीशन कैश के पैसे, तो यूजुअली हमने बताया कि कैश में ही डिविडेंड देना चाहिए किसी भी कंपनी को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको प्रॉफिट तो है बट उसकी लिक्विडिटी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो कैश के अलावा इन फॉर्म्स में भी बाय वे ऑफ स्क्रिप डिविडेंड, डिविडेंड फॉरेन, डिवेंचर इशू, बाय वे ऑफ स्टॉक डिविडेंड और बोनस शेयर, बाय वे ऑफ प्रॉपर्टी, बाय वे ऑफ मिक्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैश एज वेल। तो एक तरीके से भी वो अपने डिविडेंड को पे कर सकती है। तो ये तो थे आपके फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो अब जो हमने कहा पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि उसे कंसिडर करने हैं, जो कि बीइंग अ मैनेजर, बीइंग फाइनेंस मैनेजर, हम जब अपनी डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स उनको देखने हैं। कौन कौन पॉइंट्स, वो अभी मैंने पहले भी बताए थे कि वो किस तरह से डिविडेंड दें, कितना डिविडेंड दें, कितना अपने पास प्रॉफिट रिटेन करके रखें, किस तरह से वो एक फिक्स अमाउंट अपना डिविडेंड दे, अपना एक फिक्स कर लेके 2000 रुपीज हम हर शेयर होल्डर को पर ईयर एज डिविडेंड देंगे, या फिर एक पर शेयर, फिर 2 रुपीज पर शेयर हम हर शेयर होल्डर को पर ईयर एज डिविडेंड देंगे, या फिर एक फिक्स परसेंटेज ऑन पेड अप कैपिटल, फिक्स परसेंटेज ऑन प्रॉफिट, कि हम 2% ऑन प्रॉफिट हम देंगे। 2% ऑन प्रॉफिट, आप इट इज वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर 1000 है तो 10,000 है तो 20,000 है तो और 50,000 है तो 2% के रेट से हम इस प्रॉफिट पे डिविडेंड देते हैं। दूसरा आता है कि हमने एक फिक्स अमाउंट तो हमने किया था 2000 का, तो हर साल हम 2000 की देते। अब दूसरा आता है एक फिक्स परसेंटेज ऑन पेड अप कैपिटल, ठीक है, फिक्स परसेंटेज ऑन पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल जितनी भी है हर शेयर होल्डर की, उस पे हम 1%, सपोज हमने 2%
3%, 2.5%, कोई भी परसेंटेज हमने वो डिसाइड कर लिया कि हम एक फिक्स परसेंटेज पेड अप कैपिटल जो है देते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हैं जो कि से दूसरा पर शेयर हम दे सकते हैं। सपोज दैट हमने कहा कि हम 5 रुपीज पर शेयर हम देंगे डिविडेंड पर शेयर, 5 पर शेयर। अब क्या है, 5 पर शेयर हमने डिसाइड कर लिया मतलब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर हमारा कितना है ₹5। अब ये हमारी किस पे डिपेंड करेगा, ईपीएस। यहाँ पे ईपीएस मान लीजिए हमारी 10 है, 8 है, 5 है, 20 है, 25 है। ईपीएस चाहे जितनी भी हो, डीपीएस will be ₹5 irrespective of the amount of EPS अर्निंग पर शेयर अर्निंग जितनी भी हो, डिविडेंड हमको ₹5 देना ही है, ये हमने डिसाइड किया है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये तो है आपके कि किस किस तरह से हम इसको डिविडेंड को पे कर सकते हैं। डिविडेंड आपकी डिविडेंड पॉलिसी, तो जो भी फैक्टर्स हमको ध्यान रखते हैं। उसके अलावा डिविडेंड पॉलिसी, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, कौन कौन सी डिविडेंड पॉलिसी एक कंपनी एडॉप्ट कर सकती है। डिविडेंड पॉलिसी मतलब वही पॉलिसी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब काफी कुछ आपको इसमें से क्लियर हो गया होगा डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। तो अब हम आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, एक कंपनी कौन कौन सी डिविडेंड पॉलिसी एडॉप्ट कर सकती है, बट इस डिविडेंड पॉलिसी को एडॉप्ट करने के लिए कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके बाद में उस पॉइंट पे चलेंगे। तो फर्स्ट आती है आपकी कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। सेकंड आती है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी एंड ये आती है स्टेबल पॉलिसी। कौन कौन सी, फर्स्ट कंजर्वेटिव, दूसरी लिबरल और तीसरी स्टेबल। अब क्या है कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। कंजर्वेटिव आपको समझ में आ रहा है, कंजर्वेटिव में से ही कि कंजर्वेटिव a company does not want to take any risk, management of the company does not want to take any risk regarding the payment of dividend। यहाँ पे कंजर्वेटिव मतलब अपने को सेफ साइड करके चलना है। मतलब क्या है, अपने को सेफ साइड करके चलना मतलब कोई भी फ्यूचर में कोई भी कंटिजेंसी हो, कोई भी, तो हम क्या करते हैं, हमारी ये पॉलिसी होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा रिजर्व लेके चले। मतलब ये कि अगर 10 रुपीज की हमको ईपीएस हुई है तो हम केवल 2 रुपया इसमें डीपीएस देंगे और 8 रुपीज हम रिटेन करके रखेंगे। ठीक है, मतलब कंजर्वेटिव पॉलिसी मतलब वेरी लो डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, वेरी लो डिविडेंड पे आउट रेशियो मीन्स वेरी स्मॉल पोर्शन। ये थी आपकी कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें हम बहुत ही एक मिनिमम पोर्शन, कम से कम पोर्शन एक डिविडेंड का पे करते हैं और हमारा जो है एक मेजर पोर्शन हम अपने पास रिटेन करके रखते थे फॉर कंटिजेंसीज, फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर जो भी हमारे डेवलपमेंट प्लान्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी मतलब बहुत ही लिबरल अप्रोच होता है कंपनी मैनेजमेंट का रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स एज डिविडेंड। तो यहाँ पे लिबरल का मतलब है कि एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन हम अपने पास रिटेन करके रखते हैं अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए, और एक मेजर पोर्शन हम जो है शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे हमारे पास अगर 10 रुपीज का ईपीएस है, तो जो हमारी कंजर्वेटिव पॉलिसी थी उसका जस्ट अपोजिट, तो 10 रुपीज के ईपीएस में 8 रुपीज हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जबकि कंजर्वेटिव में क्या था,
10 में से केवल 2 डिविडेंड दिया था, 8 हमने रिटेन किया था। बट अब लिबरल, क्योंकि हम लिबरल हैं, अपना डिविडेंड पेमेंट के लिए हमारा एक लिबरल एटीट्यूड है, तो हम एक 10 का जो मेजर पोर्शन है 80% तक हम 8 रुपीज तक हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और केवल 2 रुपीज अपने पास फ्यूचर के लिए, कोई भी डेवलपमेंट प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए, केवल अर्जेंसीज के लिए ही हम रखते हैं। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत नहीं है, केवल हमारी जो भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है उनके लिए बहुत ही एक स्मॉल पोर्शन हम अपने पास रखते हैं और बाकी सारा हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, साउंड या स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इसको भी आप समझ सकते हैं बिल्कुल स्टेबल। ये स्टेबल है, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डिविडेंड हम दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, वो डिपेंड करता है हमारी अर्निंग्स पे। तो कभी हमारे पास अर्निंग्स ज्यादा होती हैं, सरप्लस फंड ज्यादा होते हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। आफ्टर एप्रोप्रिएशन जो भी प्रॉफिट्स है उसमें से सारे रिजर्व, सारे कंटिजेंसी, सारे एप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता है, जो शेयर होल्डर्स पे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कह रहे हैं, वो प्रॉफिट कभी हमारा कम है, कभी ज्यादा है और कभी नहीं है। कभी हमको प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस होता है। तो इस केस में क्या होता है, शेयर होल्डर्स को, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कम है या प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट है या लॉस है या प्रॉफिट कम है, किसी भी केस में हमारे पास हमको डिवेंचर होल्डर्स जो है उनको तो देना ही है, लीगल ऑब्लिगेशन है हमारा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके प्रेफरेंस शेयर्स को हम देते हैं इक्विटी को पेमेंट करने से पहले, लेकिन लास्ट में जो बचता है, जो रेस्ट अमाउंट है, वो भी हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क इसमें ज्यादा होता है कि अगर जब हमारे पास सरप्लस फंड है तो हम उनको पे करेंगे और जब नहीं है तो हम उनको पे नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स है वो डिसअपॉइंट होते हैं। उनको एक जो इनकम है बाय वे ऑफ डिविडेंड, जो उनको एक इनकम मिलने वाली है किसी कंपनी से, तो वो उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है क्योंकि वो प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। तो इसी के लिए अपना एक ट्रस्ट बनाने के लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में अपने मार्केट प्राइस की जो स्टेबिलिटी मार्केट में बनाने के लिए, एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के पर्पज से एक जो बहुत ही पॉपुलर डिविडेंड पॉलिसी जो कंपनी अडॉप्ट करती है वो है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। मतलब स्टेबिलिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मोर और लेस स्टेबिलिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिसको हम साउंड डिविडेंड पॉलिसी भी कह सकते हैं। साउंड डिविडेंड पॉलिसी, आइडियल डिविडेंड पॉलिसी, बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी। तो यहाँ पे इसके क्या करता है कि अभी हमने आपको बताया कि प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, कम है तो हम कम डिविडेंड दे रहे हैं, और अगर लॉस है, मान लो डिविडेंड नहीं है हमको प्रॉफिट, तो हम डिविडेंड नहीं भी दे सकते हैं। तो ये जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटी है, इसी को हमको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जिन ईयर्स पे हमारे पास सरप्लस फंड एक्सेस में होता है, प्रॉफिट एक्सेस में होता है, उससे हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं। और जो जब हमारे शॉर्टेज वाले जो ईयर्स होते हैं, जहाँ पे हमारे पास सरप्लस फंड नहीं है, प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम डिविडेंड दे पाए, तो हम इस फंड, जो इस रिजर्व में से, ये जो रिजर्व हम बना रहे हैं, ये जो हम फंड बना रहे हैं, इसमें से हम डिविडेंड पे करते हैं। तो मोर और लेस जो डिविडेंड की पेमेंट है वो इक्वल रहती है। तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स को भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, एक इतनी सर्टेन इनकम हमको एज डिविडेंड यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो प्रॉफिट से हम रिजर्व बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मतलब यही है कि जब हमारे पास एप्रोप्रिएट कैश है या एप्रोप्रिएट सरप्लस प्रॉफिट है तब तो ठीक है, अदरवाइज जब नहीं है तो हम इस रिजर्व से हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और यही जो हमारी पॉलिसी है या डिविडेंड को इक्वलाइज करने की, डिविडेंड को स्टेबल करने की, यही हमारी कहलाती है स्टेबल पॉलिसी और बेस्ट पॉलिसी, जो कि हमारी
साउंड डिविडेंड पॉलिसी। तो यही हमारे जो एसेंशियल्स हैं, फीचर्स हो सकते हैं होंगे हमारे साउंड डिविडेंड पॉलिसी के, यही होंगे कि इसमें क्या होगा, डिविडेंड हमारा स्टेबल होना चाहिए। कैसा होगा, साउंड डिविडेंड पॉलिसी का जो एसेंशियल फीचर होगा, स्टेबिलिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड बी देयर। उसके बाद जो है अमाउंट ऑफ डिविडेंड शुड ग्रेजुअली राइज ईयर बाय ईयर। ईयर बाय ईयर जो पेमेंट हम कर रहे हैं डिविडेंड की, वो क्या है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी तो हम कह रहे हैं, बट पेमेंट में ये है कि अमाउंट उनका स्टेबल ना रहे, धीरे धीरे हम उस डिविडेंड की पेमेंट को एक ग्रोथ हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में देते रहें, जिससे कि हम हमारे शेयर होल्डर्स सेटिस्फाई रहें, हमारी कंपनी के ऊपर जो उनका ट्रस्ट है वो ट्रस्ट बना रहे, हमारी मार्केट जो प्राइस है वो भी मार्केट में शेयर्स की प्राइस स्टेबल रहे। और इसके अलावा एक मॉडरेट स्टार्ट शुड बी देयर, मतलब डिविडेंड जो है कंपनी कैसे पे करे, एक तो कोशिश करनी चाहिए कंपनी को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश में डिविडेंड पे करने की कोशिश करे, और उसके अलावा इनिशियल ईयर्स में वो कम डिविडेंड पे करे और उसके बाद धीरे धीरे वो डिविडेंड को ग्रोथ कर सकती है, जबकि उसको अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो केवल मतलब कि पहले वो इनिशियल ईयर्स में कंजर्वेटिव पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है और उसके बाद वो बाद के लेटर ईयर्स में वो अपनी लिबरल पॉलिसी पे आ सकती है। क्यों? क्योंकि इनिशियल ईयर्स में जब कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो क्या उसको अपना वो एक टारगेट लेके चलती है, कौन सा, अपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव लेके हम चल रहे हैं, उसके लिए हमको क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है कमिंग ईयर्स में, कि हम अपने फंड्स को अदरवाइज इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न गेन करके उससे हम अपनी फर्म की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इनिशियल ईयर्स में हम कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें और लेटर ईयर्स में हम ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये थे हमारी टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी कि कौन कौन सी डिविडेंड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कौन कौन सी डिविडेंड पॉलिसी हमारी कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। तो इसमें आपकी कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी और साउंड स्टेबल पॉलिसी। तो ये थे टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। उसके बाद ये डिविडेंड पॉलिसी, जब ये डिविडेंड पॉलिसी जो कंपनी के मैनेजर्स हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी डिविडेंड पॉलिसी हम अडॉप्ट करेंगे, किस मेथड से हम डिविडेंड पेमेंट करेंगे, किस रेट से हम डिविडेंड पेमेंट करेंगे, तो ये डिसीजन लेने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिसीजन रिगार्डिंग द डिविडेंड पॉलिसी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करेंगे, कि किन उनको हमें ध्यान में रखना है, कौन से फैक्टर्स जो कि हम डिविडेंड पे करेंगे। तो इसमें जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले एज ऑफ कंपनी। सुनो, ये बताओ, डिविडेंड पॉलिसी का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या आ रहा है हमारा, कि हमको कौन कौन से फैक्टर्स है, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो भी कोई भी डिसीजन लेती है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे वो फैक्टर्स हमारा साइज ऑफ बिजनेस, एज ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस की एज क्या है, मतलब एज ऑफ बिजनेस मतलब कितना पुराना हमारा बिजनेस है। अगर हमारा बिजनेस न्यू एस्टैब्लिश बिजनेस है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल ईयर्स में कंजर्वेटिव पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, मतलब एक मिनिमम अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिविडेंड का, और एक मेजर पोर्शन हम अपने पास रिटेन करके रख लेंगे, क्योंकि अभी फ्यूचर में हमारे पास कई डेवलपमेंट प्लान होंगे, कई एक्सपेंशन प्लान्स होंगे,
क्योंकि हमको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, तो उसको लेके हमारे पास कई प्लान्स हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो अपना पे आउट रेशियो मैंने बताया था, डिविडेंड पे आउट रेशियो हम मैक्सिमम जो है पे आउट रेशियो कम रखेंगे और रिटेंशन रेशियो वो हम क्या करेंगे, ज्यादा रखेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम उसको रिटेन करके रखेंगे। उसके बाद हमारा हो सकता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है, ठीक है, उस क्या नेचर है, कौन सा बिजनेस है हमारा, किसमें हमको ज्यादा फंड की जरूरत होती है, बार बार हमको फंड की जरूरत होती है कि हमको इन्वेस्ट करना है, हमको रॉ मटेरियल मंगाना है, या इस तरह से कोई भी बिजनेस हमारा ऐसा हो सकता है। उसके बाद कि रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द एटीट्यूड एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए के रिगार्डिंग हमारे मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है, वो किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहता है, या उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या उसको ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है, या उसको कोई फंड की ऐसा कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अपना कर सकता है, अपने लिबरल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है। उसके बाद हमारा रिस्ट्रिक्शंस, कई बार ये होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कंपनीज पे, कि जब तक मान लीजिए हमने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई बैंक से कोई लोन लिया है 10 लाख रुपीस का, तो उस बैंक की शर्त है कि जब तक आप लोन का पेमेंट नहीं कर देते, आप बहुत ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन आप शेयर होल्डर्स को नहीं करेंगे, अपने प्रॉफिट में से आप हमको लोन का रिपेमेंट ही करेंगे। तो हम बाइंड हैं उस रिस्ट्रिक्शन से, तो हम तब ऐसे भी हम बहुत ज्यादा जो है डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, तो उस केस में भी हमको कंजर्वेटिव पॉलिसी ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा टैक्स पॉलिसी क्या है, हमारी कॉर्पोरेट टैक्स पॉलिसी क्या है। कई बार हम क्या होता है कि हम जो है बिजनेसमैन्स को कोई गवर्नमेंट ऐसे इंसेंटिव्स देती है, टैक्स इंसेंटिव्स, की वहाँ पे इन्वेस्ट करने से हमको टैक्स में बेनिफिट मिलने वाला है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, वो टैक्स इंसेंटिव को लेने के लिए, टैक्स बेनिफिट को लेके उस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, जबकि हम डिविडेंड पेमेंट उस केस में हम नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे। तो टैक्स पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है हमारा डिविडेंड पॉलिसी। उसके अलावा इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करती है, हमारा इन्फ्लेशन जो भी बूम पीरियड है वहाँ पे हम डिविडेंड अच्छा पे कर सकते हैं, जबकि उस बूम पीरियड पे जो भी हमको प्रॉफिट हुआ है उसको हम रिटेन करके रखते हैं फॉर द पीरियड ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन, जो भी उस पीरियड में हमको, क्योंकि उस पीरियड में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो हमको जो बूम पीरियड में प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट को हम यूटिलाइज करते हैं अपने रिसेशन और डिप्रेशन के पीरियड में। और उसके अलावा एक फैक्टर हमारा कि एक्सटर्नल जो फंड है, हमको कितनी अवेलेबिलिटी है और कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक्सटर्नल सोर्सेज से हमको इजीली जो है फंड कलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमको लगता है कि हमारी मार्केट में रेपुटेशन ऐसी है और हमारी मार्केट प्राइस शेयर्स की ऐसी है कि हमको, या मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि हमको इजीली मार्केट से फंड अवेलेबल हो जाएगा, एक्सटर्नल सोर्सेज से इजीली हमको फंड कलेक्ट हो जाएंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हम बहुत ज़्यादा रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमको इंटरनल सोर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी और हम एक्सटर्नल सोर्सेज से अपने फंड को अरेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी लिक्विडिटी पोजिशन। हमारा जो डिविडेंड पॉलिसी है, जो डिविडेंड डिसीजन है, जो मोड ऑफ पेमेंट है डिविडेंड का, वो डिपेंड करेगा हमारी लिक्विडिटी पोजीशन में। मैंने पहले भी बताया था कि हमको प्रॉफिट तो है, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट है बट वो प्रॉफिट हमको कैश में ही है, हमको प्रॉफिट तो हो रहा है बट हम उसको कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, हमारी लिक्विडिटी की पोजीशन नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसके बाद हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान, कि हमने अब फ्यूचर में हमारे बिजनेस का जो मिशन है, हमारा
विज़न है, उस मिशन को अचीव करने के लिए, उस विज़न को अचीव करने के लिए हमको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करने हैं और उसके लिए कितने फंड की हमको रिक्वायरमेंट होनी है, उस अकॉर्डिंग हम डिविडेंड पॉलिसी अपनी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे डिविडेंड पॉलिसी जिस पे हमारा डिविडेंड डिसीजन डिपेंड करता है। तो अब ये हमारे डिविडेंड पॉलिसी पूरी हो गई। अब इसमें डिविडेंड पॉलिसी में कुछ मॉडल्स हैं हमारे जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।